Hello and welcome back to our channel part 1 of Rebirth of Gangster Wife Chapter 1। ब्लैक क्वीन हर इंसान सोचता है कि उसकी मौत खूबसूरत तरीके से हो जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन जब वही मौत अपनों के धोखे और दर्द से भरा हो तो इंसान मर के भी मर नहीं पाता है। वह जहाँ भी जिस भी दुनिया के रहता है वह तड़पता ही रहता है। लेकिन कुछ लोग भगवान के भरोसे रहते हैं कि वह उनके दुश्मनों को सजा देंगे, लेकिन कुछ लोग खुद पर यकीन करते हैं और जो खुद पर यकीन करता है वही अपनी जिंदगी जी पाता है। रात के अंधेरे के खाली सड़क पर एक बाइक काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, इतनी तेज कि अगर बगल में कोई आए तो वह हवा से ही उड़ जाए। उसी बाइक को चला रही लड़की जो हवा से भी तेज बाइक चला रही थी, उसके कानों के ब्लूटूथ लगा था। उसने एक नजर पीछे देखते हुए कहा, वो लोग मेरे पीछे ही है तो तू लोग माल लेकर किसी और रास्ते से पुराने अपार्टमेंट में जाऊं, मैं उन्हें डाइवर्ट करके सीधे वही आती हूं। मैं अब देखती हूं साले चूजे ब्लैक क्वीन को हराते कैसे हैं। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, रितिका ज्यादा स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लीज अपना ध्यान रखना। अगर वो लोग उन लजे तो तुम खुद पीछे हो जाना प्लीज यार, तू हमारी जान है और हाँ, हम सब बेसब्री से यहाँ पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू जल्दी से आजा, फिर जीत की पार्टी करेंगे। रितिका जो बाइक चला रही थी उसने कहा, ठीक है मेरी जान, अब तुमने कह दिया तो मैं ध्यान रखूंगी। ओगा बाय। उसके इतना कह के फोन कट गया। रितिका की बाइक हवा की तरफ भाग रही थी, वही उसके पीछे 3 बाइक जो रितिका का पीछा कर रही थी। तभी एक बाइक वाले ने रफ्तार तेज कर रितिका के बगल में आ गया और चिल्लाते हुए कहा, क्या आज तेरे दोस्त नहीं आए बचाने के लिए? तभी उसके बगल में एक और ने आके कहा, बेचारी आज अकेले ही हमसे के लिए आ गई, आज तो तेरा बचना मुश्किल है। इतना कह के दोनों हंसने लगते हैं। तीनों बाइक वाले ने रितिका को पीछे और साइड से घेर लिया और बार बार उसके बाइक में वार करने लगे। वही रितिका ने उनकी बात सुन के गुस्से से कहा, अबे सालों, तुम लोगों ने क्या मुझे खेत की मूली समझ रखा है जो आके खा जाओगे? मैं रितिका हूँ जिसके आगे बड़ों बड़ों की पेंट गीली हो जाती है, और आज तुम चूजे मुझे मारोगे तो ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना कह के रितिका ने बाइक की रफ्तार और तेज कर दिया। वही जैसे ही उन लड़कों ने देखा तभी पीछे से एक ने आके रितिका के बाइक में जोर की टक्कर मारी, जिससे अचानक से रितिका का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक सिप खा के गिर के घिसते हुए कुछ दूरी तक जाने लगी, जिसे देखकर तीनों ने अपनी रफ्तार कम करके रितिका को देखने लगे। तीनों काफी खुश थे। रितिका के बाइक के टायर से चिंगारियां निकलने लगी। वह सड़क पर घिस रही थी। रितिका की बाइक कुछ दूर दूरी पर जाकर रुकती है। कुछ वक्त बाद एक अंधेरा कमरा जिसमें सिर्फ हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, उसी कमरे में एक लड़की रस्सी से कुर्सी पर बंधी थी। वह बार बार एक ही बात चिल्ला रहा थी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, एक बार सामने तो आओ। ये रितिका तुम्हारा वह हाल करेगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। उस अबे कोई सामने तो आओ, कोई, या मेरे सामने आने के डर लग रहा है। ये कोई और नहीं रितिका थी जो कुछ को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही। तभी उसके कानों के गेट खुलने की आवाज जाती है, जिसे सुन के रितिका खुद को छुड़ाना बंद करके सामने देखने लगती है। वही गेट से 3 परछाई उसके करीब बढ़ रही थी, लेकिन रितिका के चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं थे। वह गुस्से से देख रही थी। जैसे ही वह उन परछाई को रुकते हुए देखती है तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अबे सालों, क्या डर गए? वहीं तक आने की हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? दम है तो सामने तो। उसके कहते ही वह तीनों पर छाए अंधेरे को चीरते हुए रितिका के सामने आकर खड़े हो जाते गई। वही रितिका जैसे ही उन तीनों के चेहरे को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके तीनों दोस्त थे। मनीष, विपुल, नैना। यह वह दोस्त है जिनके लिए रितिका अपनी जान देते वक्त एक बार भी ना सोचे तुम लोग, रितिका ने हैरानी से कहा। तभी उसने मन के कहा, नहीं नहीं, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं ये, उसने मन में कहा। तभी उसने उन सबको देखते हुए कहती है, क्या तुम तीनों मुझे बचाने आए हो? उसके ऐसा कहते ही तीनों अजीब तरह से जोर जोर हंसने लगते हैं। तभी नैना हंसते हुए कहती है, तुम कितनी अंधी हो, मुझे नहीं पता था द मोस्ट गैंगस्टर लड़की को प्यार में बेवकूफ बनाना इतना आसान है, यह मुझे नहीं पता था, लेकिन आज देख भी लिया। इनकी बातें सुन के रितिका पूरी तरह टूट जाती है। आखिर यह इसके दोस्त नहीं भाई बहन थे जिन्हें वह अपना मानती थी। तभी का ने हैरानी से कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? आखिर यह सब क्या है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मनीष कहता है, भूल जाओ यहाँ
से बाहर जाने के बारे में आज तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कोई भी नहीं, रितिका ने गुस्से से कहा। तुम लोग धोखेबाज निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। मैं इतने दिनों से तुम जैसे सांप को पाल रही थी, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त तुम लोगों को मार देती जब मेरी जिंदगी के आए थे तुम तीनों। उसकी बातें सुनकर गुस्से से विपुल कहता है, जब पता होता तब करती ना, अभी तो हमारी कैद में है तू, तो अपनी बारे में सोच। इन कह के वह साथ में ले आए ठंडे पानी उसके ऊपर डालने कहते हैं। वह लगातार डालते हैं जिससे रितिका जम सा जाती है। रितिका ठंड की वजह से कांपते हुए कहती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर क्यों कर रहे उसकी बात? सुनक नैना कहती है, क्योंकि हमें तुमसे नफरत है, इतनी नफरत कि तुम्हारी मौत के बाद ही यह खत्म होगा। कब और कैसे ये नफरत क्यों है, चलो हम खुद ही बता देते हैं। कहते हुए तीनों आके सोफे पर बैठ जाते हैं, एक पैर दूसरे पैर पर करते हुए। वही रितिका के आंखों के आंसू आ जाते हैं अपने दोस्तों को ऐसे देखकर। अपनी बात आगे करते हुए नैना कहती है, काम हम सब साथ में कहते थे, लेकिन लीडर कौन बना? तुम जिससे मैं प्यार करती थी उसे तुम्हें धोखेबाज कह के मार दिया। जब भी हम कुछ करते, मेहनत कुछ करते, उसकी मालकिन तुम बन जाती, जैसे कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसीलिए अपना हक पाने के लिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। इनकी बात सुन के रितिका अंदर तक टूट जाती है। आज तक उसने जो किया बस अपने दोस्तों के खातिर किया था। उसे क्या पता था ये लोग ही उसे गलत समझ के इस कदर नफरत करने लेंगे। रितिका कहती, मैंने कभी यह सब नहीं सोचा है। जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा, लेकिन अब मुझे तुम सबसे नफरत हो रही है। मैं गलत थी, मैंने गलत लोगों को अपना दोस्त समझा था। वह कहते कहते अचानक से दर्द से कहरा लगी। उसका शरीर जलने लगा, ऐसी जलन हो रही थी कि रितिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूरे कमरे में बस उसके दर्द भरी चीख सुनाई देने लगी। वही तीनों खड़े होकर हंसने लगते हैं। रितिका दर्द से कहरा हुए कहता है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे धोखा देके। रितिका कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती है, ना कहती है आखिर तुम कर भी क्या लोगी हमारा। कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब जी स्माइल आ जाती है और वह विपुल की तरफ देखने लगती है। तभी मनीष आगे आकर कहता है, अब तुम इसी तरह जलते हुए धीरे धीरे तड़प के मार जाओगी। असल में जो पानी रितिका के ऊपर डाला था वो तेजाब से भरा था, लेकिन ठंडे पानी के होने के कारण कुछ देर बाद उसने अपना काम दिखाया और हुआ भी ऐसा ही। अब वह अपनी असर दिखाने लगा, जिससे रितिका धीरे धीरे जलने लगी। उसका शरीर झुलसना शुरू हो गया। इस वक्त उसके आंखों से लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंखों के सामने वह हर एक पल जो उसने इन सब के साथ गुजरी थी, सब कुछ एक एक कर जलने लगा था। चैप्टर 2 रात। अब आगे रितिका जहां तड़प रही थी, वही उसके दोस्त उसे देखकर हंस रहे थे। तभी सभी के कानों में एक चीख पड़ी। यह आवाज गेट के तरफ से आई थी। सभी उसी तरफ देखने लगे जहां पर एक लड़की खड़ी थी। वह चीखते हुए अंदर के तरफ आ रही थी। रितिका रितिका। उस लड़की ने रितिका का नाम लेते हुए सीधे इसके पास आई और उसके सर को अपने गोद में रख के कहा, रितु ये तुझे क्या हो गया है? कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने गुस्से से उन तीनों को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, जिसकी थाली में खाया उसकी के थाली को छेद कर दिया और एहसान फरामोश हो इसके। आज तक खुद के लिए कुछ ना करके हमारे लिए किया है, हर बार खुद की जान दाव में लगा के हम चारों की हिफाजत किया, लेकिन तुम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। ये लड़की वह चौथी दोस्त है जो रितिका की दोस्त कम, उसकी सगी बहन से ज्यादा बढ़ के है। रोमा अगर रितिका कह देती सोने के लिए तो रोमा पूरे दिन सोती। अगर वह खड़े रहने के लिए कह दे दो वह पूरे दिन खड़ी रहती। रोमा वह लड़की है जो रितिका की बात एक पैरों पर खड़ी होकर सुनती थी। रोमा की बात सुन के नैना ने गुस्से से पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, रितिका की चमची, तुझसे किसी ने ज्ञान नहीं मांगा है तो अपना मुंह बंद रखा कर समझी। तभी मनीष ने कहा, क्यों ना उसकी तरह इसकी चमची को भी मार दे, दोनों का एक साथ खेल खत्म। नैना ने हंसते हुए कहा, नेकी और पूछ ले विपुल, तुझे ये पसंद थी ना, जा लेके कर ले अपनी मर्जी। इन सब की बात सुन के रितिका ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, उसे हथ मत लगना, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है उससे, नहीं तो मुझे मारो ना, उसे सजा क्यों दे रहे हो? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने के लिए तू जिंदा भी तो होनी चाहिए। नैना ने कहा। वही विपुल रोमा को अपने साथ ले गया। उसने कितनी बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वही रितिका इस तरह से झुलस गई कि वह एक कदम चलना क्या
हिल तक नहीं पा रही थी, बस रोमा की दर्द भरी चीखें उसके कानों के जा रही थी। वह अपनी बहन की इस तरह से चीख बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए उसने रोमा की गन जो की उसके पास थी उसे उठा लिया और अपने कनपटी पर रखते हुए कहा, यह मत सोचना तुम लोग जीत गए हो, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी और हर एक चीज का बदला लूंगी, तुम सबको ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांपेगी। वही सामने खड़े मनीष और नैना ने जब ऋतिक को गन लगाते हुए देखा तो उसने कहा, तुम इतनी काय हो, हमें पता नहीं था, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे, तुम तड़प कर हो मरोगी। कहते हुए जैसे ही नैना ने ऋतिका के तरफ बढ़ी, ऋतिका ने गम चला दिया। एक पल के लिए तेज आवाज के साथ पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज दर्द और धोखे से भरी जिंदगी से ऋतिका पूरी तरह आजाद हो गई, लेकिन भगवान को उसकी यह मौत अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने ऋतिका के बदले में साथ देने के लिए उसे एक नई जिंदगी दिया। उसका पुनर्जन्म हुआ रिबर्थ हॉस्पिटल के वीआईपी वार के एक लड़की लहंगे के जोड़े में बेहोश पड़ी थी, उसके हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। बेहोशी के हालत में भी उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और शरीर संगमरमर की तरफ बैठ पता था। वही बगल में नस जो की मशीन चेक कर रही थी। अचानक से उसका ध्यान लड़की पर गया, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के सब कुछ देख रही। डॉक्टर डॉक्टर, नज ने चिल्लाया था। एक डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। तभी नज ने कहा, डॉक्टर पेशेंट को होश आ रहा है, देखिए। उसके कहते ही डॉक्टर उस लड़की को चेक करने लगा। थोड़ी देर तक देखने के बाद उसने कहा, आज हमारी किस्मत अच्छी है जो यह लड़की बच गई, वरना वह राक्षस हमें सुनी पर चढ़ा देता। कौन राक्षस? आप किसकी बात कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ इस वक्त? लड़की ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। तभी नर्स ने उस लड़की को सहारा देते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में है क्या? आप अब ठीक है आपको लग रहा है? उस लड़की ने कहा, मैं हॉस्पिटल मतलब मुझे यहाँ कौन लाया है? तभी उसने मन में कहा, मैं तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? कौन? ये कोई और नहीं ऋतिका थी। अभी वह सोच ही रही थी कि उसके हंत अपने पहने कपड़े पर गया, जिसे देख वो चौंक गई। उसने पहने लहंगे को और चूड़ियों को हिलाते हुए कहा, ये सब क्या है? मैंने ये सब का पहना है और मैं यहाँ कौन लाया है मुझे? उसकी बात सुन के डॉक्टर और नर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ है। फिर से ऋतिका ने उनसे पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आए और मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं? उसकी बात सुन के नस कुछ कहती उससे पहले ही एक दमदार आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। चैप्टर थी आपसे शादी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर और नस एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ है। फिर से ऋतिका ने उनसे पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई और मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं? उसकी बात सुन के नस कुछ कहती उससे पहले ही एक दमदार आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, क्योंकि आज आपकी शादी हमारे साथ होने वाली है, आप हमारी पत्नी बनेंगी। यह आवाज गेट के पास से आई, जिसे सुन के नज और डॉक्टर की रीढ़ की हड्डियां तक सीधी जो गई और वही लड़की ने अपनी आंखें सी कोड़ के गेट की तरफ देखते हुए कहा, अबे तू है कौन जो मुझसे शादी करेगा? उसके ये शब्द मानो उस कमरे को मौत का अखाड़ा बना दिया हो। वहां की गर्मी अचानक से बढ़ गई और वहां पर खड़े लोग पसीने से इस कद्र भीगे कि जैसे किसी ने बाल्टी का पानी डाल दिया हो। वही उस शख्स की मुठिया कस गई और वह से अंदर आते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? हम आपको जबान खींच सकते हैं। उस शख्स की आवाज इतनी गुस्से से भरी थी कि डॉक्टर और नर्स के साथ साथ इस बार वह लड़की भी एक पल के लिए डर गई, पर दूसरे ही पल उसके आंखों के गुस्सा छा गया जब उस शख्स ने अपनी मुट्ठी में लड़की के बाल भर के कहा, हमें राक्षस बनने पर मजबूर ना करें, नहीं तो अभी तो आपसे बस शादी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और कर बैठे और आप अच्छा ना लगे, इसीलिए जब तक शादी नहीं होती है अपनी जबान बंद कर रखना, समझी आप? अमृता चौहान शख्स के मुंह से किसी और का नाम सुनक लड़की हैरान सी उसे देखने लगी। वही अपनी बात करके उस शख्स ने बाल छोड़ के बाहर जाते हुए डॉक्टर से कहा, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर देना, वरना मैं आपको कर दूंगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, हमारे हीरो साहब सभी से आपके बात करते हैं। उस शख्स की बात सुनकर डॉक्टर ने अपने थूक गटक हुए अपना सर हिला दिया। वह शख्स बाहर निकल गया तो लड़की ने अपने बगल में रखे टूल्स को नीचे फेंक के गुस्से के कहा, आखिर ये चमगादड़ की औलाद है कौन और मुझे धमकी देके गया है? वह आगे बोलती कि अचानक से उसके दिमाग में उस शख्स के बोले शब्द गए, अमृता चौहान। ये शब्द याद आते ही अचानक से ऋतिका की आंखें चमक गई। उसने कहा, इस आदमी
ने मुझे अमृता क्यों कहा? यह अमृत कौन है? आपका नाम अमृत है मैम, क्या आप अपना नाम भूल गई? नाज ने रितिका की बातें सुनकर कहा। वही रितिका उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तभी इस नज ने कहा, क्या हुआ मैम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? रितिका कहती है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती है जो मैं पूछूं? आपसे? नस कहती है, जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? रितिका ने कहा, मेरा नाम अमृता चौहान है, मैं यहाँ कैसे आए और मुझे क्या हुआ था? रितिका का सवाल सुन के एक पल के लिए नस शांत हो गई और मन में कहा, अजीब लड़की है, खुद मरने की कोशिश करके मुझसे पूछ रही है। रितिका, क्या हुआ, आप क्या सोचने लग गई? नज, कुछ नहीं मैम। हाँ, क्या पूछ रही थे? आपका ही नाम अमृता चौहान ही है, आपने सुसाइड करने की कोशिश किया था, खुद गाड़ियों के सामने आ गई थी और किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया, वह तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आ बच गई, ज्यादा चोट नहीं आई। नस की बात सुन के रितिका ने कहा, इसका मतलब मैं रितिका नहीं अमृता हूँ, और इसका मतलब मेरी नहीं मतलब इस लड़की की शादी उस चमगादड़ से होने वाली थी और वह चाहती नहीं थी शादी करने के लिए, इसीलिए सुसाइड करने की कोशिश किया। वैसे भी उस सुअर से कौन शादी करेगा, इतना सड़ा है कि दूर से बदबू आ रही थी। फिर उसने खुद के हाथों को देखते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल थी हूँ, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या सच में ऐसा होता है भी है? हाँ रितिका, होती है, तभी तो तू किसी और का नाम ले लिया है, मुझे अपने दुश्मनों से ने के लिए दूसरा जन्म मिला है, वह अपने ख्यालों की थी कि नज ने उसे वर्तमान में लाते हुए कहा, आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गया है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नस की बात पर रितिका यानी अमृता ने कुछ नहीं कहा, बस लहंगे में ही बेड से नीचे उतर के कमरे से बाहर चली गई। वह अभी भी उलझन में थी, उसे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह किसके शरीर में है। तभी अचानक से उसके पैर रुक गए, उसने अपने बगल में लगे आईने में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपने चेहरे पर हाथ रख ध्यान से मिरर में देखने लगी, वह पहले से ज्यादा खूबसूरत सूरत लग रही थी, लेकिन उम्र सिर्फ 20 साल लग रहे। रितिका बड़े ध्यान से देखने लगी, तभी उसने मन में कहा, ये किसका चेहरा है? यह मेरा नहीं है, मैं पूरी तरह बदल गई हूँ इस चेहरे को देखते हुए उसने कहा। तभी उसे कुछ धुंधला सा याद आने लगा, जो तस्वीर उसके सामने आ रही थी काफी धुंधली थी, लेकिन रितिका अच्छे से याद करने लगी और उसके आंखें के सामने सब कुछ आने लगा, जिसमें एक लड़की जो बेतहाशा रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन उस लड़की की एक बात भी कोई नहीं सुना रहा और उसे जबरदस्ती रेडी किया गया, लेकिन वह ये सब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर से भाग गई। वह बेसुध से सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी आके उसे धक्का मार दिया, जिससे लड़की थोड़ी दूरी पर जाकर गिरी। उस वक्त उसके सिर से काफी खून बन रहा था। धीरे धीरे तिका को सब कुछ याद आने लगा और उसने अपने चेहरे को देखते हुए कहा, इस लड़की के साथ कितना गलत हुआ है, उसकी शादी जबरन इस आदमी से हो रही है। अजीब लोग हैं ये लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम अमृता चिंता मत करो, अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं भी देखती हूँ कौन क्या क्या करता है। चैप्टर 4, क्या नाम है तुम्हारा? अब आगे अमृता ने मेर में देखते हुए खुद से कहा। उसे कुछ चीजें याद आने लगी थी, जिससे उसे काफी गुस्सा भी आया। वही अमृता इस चेहरे में इतना खो गई कि बगल में खड़ी नस कब से आवाज दे रही है, उसे सुनाई ही नहीं दे रहा। मैम क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रही है? चलिए ना। नज ने अमृता को कंधे से पकड़ के हिलाते हुए कहा, जिससे वह अपने होश में आके कहती है, हाँ क्या हुआ, क्यों भौंक रही हो यार? अमृता ने इतना तेज बोला कि एक पल के लिए नज बेचारी सहम सी गई और उसे देखने लगी। तभी अमृता ने खुद से कहा, यार रितिका नहीं अमृता क्या कर रही है? देख बेचारी डर गई अपनी यह गुंडागिरी कुछ दिन तक संभाल के रख, शायद आगे काम आए, वैसे भी कमजोर पर तू वार नहीं करती। कहते हुए उसने नस को प्यार से कहा, प्लीज तुम बुरा मत मानना, अब तुम ही बताओ, मैं ठहरी 20 साल की नादान परिंदा जो बस उड़ना जानती है और मेरी शादी किसी बूढ़े से हो रही है, तो मैं क्या करूं? सब बच्चे को गुस्सा तो आएगा ही ना, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ता देने की, लेकिन क्या करूं यार, हो जाती है गलती। उसकी बात सुनक नज ने स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं मैम, आपने मुझसे इतने प्यार से बात किया वही मेरे लिए काफी है, नहीं तो ऐसे तो कितने लोग कुछ ना कुछ सुना के चले जाते हैं, पर आप बहुत अच्छी हो वैसे। आपके सच कहा, आपकी शादी सीधे जल्लाद से हो रही कैसे? वह आगे ना बोल सकी, क्योंकि बोलते वक्त उसकी नजर अचानक से केबिन के बाहर खड़े शख्स पर चली गई, जो अपनी ज्वालामुखी
भरी आंखों से नस को भूर रहा था। वही नस की हालत खराब होने लगी। तभी फिर से उसकी नजर पीछे खड़े डॉक्टर पर चली गई, जो इशारे से अपने हाथों को दिखा के कह रहे थे कि भाग जाओ, वरना ये जल्लाद तुम्हें यही अपनी आंखों से मार डालेगा। नज ने जैसे ही डॉक्टर के बातों को समझा, वह आसपास देखने लगी। कहाँ भागे? असल में उस शख्स की नजर इतनी तेज थी कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वही उसकी इस हरकत को देख अमृता ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आसपास सा कुछ है क्या? अमृता के सवाल सुन के नस फिर से उस शख्स को देखा तो अपनी नजर नीचे कर लिया। वही उसकी नजर का पीछा करके अमृता ने देखा तो उसे डर तो नहीं लगा शख्स के नजरों से, बल्कि उसने अपना मुंह बना कर कहा, ये कितना गंदा है। इसका चेहरा देख लग रहा है कि कहीं से जल भून के आता हो। सोचते हुए अजीब तरह से अपना मुंह बनाने लगी। वही शख्स ने उसके करीब आकर कहा, आपका हो गया हो तो चलो यहाँ से। उसकी आवाज सुन अमृत अपने होश में आए और जैसे ही कुछ कहने को हुई कि फिर से उस शख्स ने कहा, अगर भूल से भी अब आपने अपनी जबान यहाँ खोली ना तो यहीं पर पहले जबान कटवाऊंगा, उसके बाद आपसे शादी करूंगा। वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने वाले इंसान पसंद नहीं है। पूरी जिंदगी गोंगी बजा मैं रख सकता हूँ। अगर सलामती चाहती हो तो शांत रहो। उसकी की धमकी सुन एक पल के लिए अमृता डर गई। उसने मन में कहा, क्या ये सच में यह ऐसा कर सकता है? हाँ, अगर कर दिया तो? कहते हुए वह खुद को इमेजिन करने लगती है वो किसी नौकर से पानी मांग रही है। ये आयल पानी पीने और कुछ बोलते हुए वह इशारा करने लगी। तभी फिर से उसके कानों के उसी शख्स की आवाज गई, अगर सोच लिया हो तो चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं यहाँ खड़ा रह सकूं इतना। कह के वह आगे बढ़ गया। वही अमृता ने जो अपने ख्यालों की थी एक बार फिर बाहर निकल के उसे जाते हुए देखते हुए कहती है, चल इसके साथ। अमृता, वैसे भी अभी तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, देखते हैं पहले यह शादी क्यों कर रहे हैं मेरे से। उतना कह के वह उस शख्स के पीछे भागी। जैसे ही उसके जस्ट पीछे पहुंची उसने अपना मुंह टेढ़ा करके कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उस शख्स के ही बातों को रिपीट करते हुए वह आगे बढ़ गई। वही हॉस्पिटल के सामने एक कार आके रुकी थी। ड्राइवर ने गेट खोला तो पहले वह शख्स जाकर बैठा, उसके बाद अमृता बैठी। उनके बैठते ही कार स्टार्ट होकर अपनी मंजिल के तरफ बढ़ गई। वही अमृता ने कार के अंदर देखते हुए कहा, क्या आदमी है यार, गाड़ी में भी पूरे कमरे की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े होटल रूम में आई हूँ। वैसे तो इससे कम तो गाड़ी मेरे पास भी नहीं थी। मेरी चमेली इससे तो अच्छी थी। ये भी ठीक ही है। चमेली यानी रितिका की बाइक। बाइक से याद आते ही उसे फिर से सब कुछ याद आने अलग। जी उसके साथ हुआ था। वो कहती है, खैर तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया वो शायद मैंने सोचा तो नहीं था, पर इसकी कीमत तुम तीनों को चुकानी होगी, क्योंकि मैं आवास आ गई हूँ मेरे दोस्तों। अय रितिका नहीं, अमृता बदला लेगी रितिका की और रितिका लेकिन अमृता के साथ गलत करने वाले लोगों कि बस तुम सब देखो मैं धीरे धीरे कैसे खत्म करती हूँ तुम्हें। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर बगल के वैसे शख्स पर चल गया जो बाहर देख रहा था। अमृता ने देखा और कहा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? अमृता की बात सुनक बैठा शख्स उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगा, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। चैप्टर 5 रक्षित सिंघानिया। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर बगल के वैसे शख्स पर चल गया जो बाहर देख रहा था। अमृता ने देखा और कहा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? अमृता की बात सुनकर बैठा शख्स उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगा, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मैंने नाम पूछा है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे नाम नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया हो? उस शख्स के देखने पर अमृता ने कहा, जिसे सुन के सामने बैठे दो लोग मुंह दबाए हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज अमृता के कानों में गई तो उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों अपना दांत अंदर कर लो, नहीं तो उन्हें बाहर करने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझे? उसके धमकी देते ही दोनों बैठे इंसान शांत हो गए, जैसे कि कभी हंसे तक नहीं है। वही बगल में बैठा शख्स जो बड़े ध्यान से अमृता के तरफ देख रहा था, उसने मन में कहा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये तो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और काफी डरी सहमी सी रहती है। लगता है डॉक्टर के कहने के मुताबिक कार से टक्कर की वजह से कोई नस ढीली हो गई है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। असल में जब अमृता ने खुद के बारे में नस से पूछ रही थी तो उस शख्स ने सुन लिया था। उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने सर पर चोट लगने की वजह बताई। शायद अमृता की मेमोरी चली गई है। अब डॉक्टर को कौन बताए कि एक टक्कर की वजह से यादाश्त नहीं जाती।
है वैसे तो गलती डॉक्टर बेचारे की नहीं है। अब अमृता के अंदर ऋतिका आ गई है, ये सब हरकतें करने के लिए तो बेचारा क्या ही करे। खैर आगे चलते हैं, क्या हो गया, कहाँ खो गए? कुछ पूछ रही हूँ यार, कब से मुझे घूर रहे हो? अगर ऐसे ही घूरते रहे ना तो पक्का तुम्हारी नजर लाएगी मुझे। अमृता ने उस शख्स के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, जिसे सुन कि एक डेविल लुक देकर अमृता को देखता है और कहता है, रक्षित सिंघानिया। अब ये कौन है? अमृता ने अपनी आईब्रो ऊपर कर कहा। उसकी बात सुन सामने बैठे शख्स को गुस्सा बर हैरानी दोनों हुई। उसने दांत पीसते हुए कहा, नाम है यह अमृता? कहती है तो मैं क्या करूं, नाम है तो मुझे तुम्हारा नाम जानना है, किसी और का नहीं। अमृता की बातें सुनकर शख्स पूरी तरह झल्ला जाता है और एक एक शब्द पर जोर डाल कर कहता है, रक्षित सिंघानिया मेरा नाम है, समझी? अमृता अपनी एक उंगली रक्षित की तरफ दिखाते हुए कहती है, अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम है रक्षित, अच्छा नाम है, किसने रखा था? रक्षित जो खिड़की के बाहर देखने लगा था एक बार फिर अमृता की बात उसे चौंका देती है। वह उसकी तरफ घूरने लगता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वैसे इस वक्त अमृता पागल से कम थोड़ी ना लग रही। तभी आगे बैठे एक आदमी ने कहा, वो उनकी दादी ने रखा था, वो बहुत प्यार करती थी बॉस से। उसने खुश हो हुए कहा, जिसे सुनक अमृता ने गुस्से से कहा, क्या मैंने तुमसे पूछा? उसके कहते ही सामने बैठ आदमी ने ना में सर हिला दिया। उसके ऐसा करते ही अमृता करती है, जब नहीं पूछा तो मेघ की तरह टर टर क्यों कर रहे हो, शांति से बैठ नहीं सकते हो? अमृता की बात सुन के सामने बैठे शख्स का मुंह बन गया। तभी अमृता ने अपने पैर से सामने की सीट पर हल्के से मारते हुए कहा, वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? अब अपने बॉस की तरह सड़ा मुंह लिए मत बताना कि सुनने में भी मजा ना आए। अमृता ने ये शब्द जिस तरीके से बोला था उसे सुन के रक्षित क्या सामने बैठे दोनों मुड़ के उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सामने बैठे शख्स ने मन में कहा, क्या होने वाली लेडी बॉस को हमारे बॉस से डर नहीं, कह रहा है उनके मन पर बेइज्जती कर रही है। वैसे सही ही है यार, तुम लोग कहाँ खो जाते हो, मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, जल्दी बताओ अपना नाम। अमृता ने कहा और सीट पर एलथी पलथी मार के बैठ गई। वही सामने बैठे आदमी ने कहा, मेरा नाम हर्ष और इसका फिर हर्ष कार ड्राइव कर रहे आदमी के बाजू को हिलाते हुए कहता है, तू अपना नाम बता, क्या है? उसकी बात सुन के कार ड्राइव कर रहे आदमी ने कहा, युग नाम है मेरा। अच्छा रक्षित, हर्ष और युग, तुम तीनों करते क्या हो? अमृता ने पूछा और अपने सवाल के जवाब लेने के लिए बैठी रही। जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो अमृता फिर से कुछ बोलने को हुई कि तभी रक्षित ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप शांति से यहाँ बैठ नहीं सकती है? अगर एक शब्द भी अब आपने कहा तो यहीं से उठाकर फेंक दूंगा, समझी? तुम कब से बोले जा रही हो? रक्षित ने इतने गुस्से से कहा कि इस बार अमृता कुछ पल के लिए डर गई और शांति से बैठ गई। लेकिन मन में रक्षित को हजार गलियां दे रही थी, भागड़ा बिल्ला कहीं का, बस नाम और काम ही तो पूछा है। इतना भड़कने वाली क्या बात है? इतना गुस्सा दिखा रहा है जैसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया हो, जैसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया हो। यह अमृता यानी ऋतिका के है जो हर बात पर कहने की आदत है उसे। इस बार अमृता कुछ ना बोल के शांति से बैठ जाती है। तभी कुछ देरी में कार जाकर एक विला के बाहर रुकती है। जैसे ही कार गेट के पास पहुंचती है तो गार्ड्स तुरंत ही गेट को खोल देते हैं और कार अंदर की तरफ बढ़ जाती है, जिसे तो अमृता ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब कार अंदर आई तो वह बड़ी बड़ी आंखें करके विला को देखने लगी, जिसे इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ लाइट और फूल लगे थे, लेकिन कोई भीड़ नहीं थी। देखने में खूबसूरत तो था, लेकिन लोग ना होने की वजह से अमृता को कम पसंद आया। उसे अपना मुंह बना के कहा, अंस्को यह कोई घर है? ये तो लोग तक नहीं है, कैसे रहते होंगे इस भूतिया घर के? कोई वह सोच ही रही थी कि कार जाक सीधे मेन दरवाजे की सामने रुकती है और एक एक करके सभी कार से बाहर आते हैं। वही अमृता भी अपना लहंगा संभालते हुए कार से बाहर निकल जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसके पास हर्ष ने बड़ी सी स्माइल लेकर कहा, चलिए भाभी अंदर चलते हैं, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि अचानक से उसके गाल पर एक धमाकेदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे हर्ष सीधा जाके जमीन पर गिर के मुंह से मिट्टी उठाने कहता है। और वही रक्षित युग हैरानी से हर्ष को गिरते हुए देख रहे थे। चैप्टर 6। अबे साले। अमृता कार से बाहर निकल के अपने लहंगे को संभालते हुए चारों तरफ देखने लगती है। आज तक उसने इतना बड़ा घर और इतनी शानो शौकत नहीं देखी थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं होते थे, बहुत थे, पर ज्यादातर वह पैसे आश्रमों में दे देती थी, इसीलिए कभी उसे ऐसे शौक
नहीं पाने बड़ा घर बड़ी गाड़ी बाइक उसकी फेवरेट थी, जहां जाती बाइक से ही जाती थी। अमृता चारों तरफ देख रही थी और बाकी सब भी कार से बाहर निकल गए थे। तभी हर्ष ने अमृता के तरफ आके कहा, चलिए भाभी अंदर चलते हैं, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसके कहते ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गले पर लगता है और वह सीधा जमीन पर गिरता है। वही रक्षित और युग जो अंदर के तरफ बड़े ही थे। इस आवाज को सुन दोनों पीछे मुड़ के हर्ष को देखने लगते हैं, जो मुंह से मिट्टी उठा रहा था। वही हर्ष डर भरी नजरों से अपने गाल पर हाथ रख के अमृता को देख रहा था, जो गुस्से के उसी को घूर रही थी। क्या कहा तूने मुझे भाभी? हम अबे साले, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे भाभी मत कहना। और साले तूने भाभी कहा, अब अगर आगे तूने कभी मुझे भाभी कहा ना तो थप्पड़ के साथ साथ हाथ पैर भी तोड़ के रख दूंगी। मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरी बातें ना माने। अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो उसकी वह हालत नहीं। नहीं भाभी सॉरी, अमृता जी गलती से मुंह से निकल गया, आज से कभी नहीं ऐसा होगा भाभी। मैं आज क्या फ्यूचर में भी कभी नहीं कहूंगा सॉरी। अमृता के बातों को बीच में काटते हुए हर्ष ने कहा और खड़ा होकर अमृता के लहंगे को ठीक करते हुए कहा, वो आपका लहंगा मुड़ गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। अमृता का गुस्सा और उसका थप्पड़ खा के जैसे हर्ष पागल हो गया था। जो समझ में आया वही करने लगा, नहीं तो पता नहीं आगे अमृता उसके साथ क्या करे। अमृता और हर्ष को वही दो आंखें हरनी से देख रहे थे रक्षित और युग। इस वक्त युग को कोई देखे कि तो यही कहेगा, भाई मुंह बंद कर ले नहीं तो मक्खी चली जाएगी। लेकिन कौन ही कहे, क्योंकि जब पास खड़े रक्षित ने नहीं कहा दोस्त होके। खैर रक्षित भी युग की तरह हैरान था और उसने सो नहीं होने दिया। चेहरे पर बिना कोई इमोशन लिए खड़ा था, लेकिन अंदर से काफी हैरान था। वही उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि अमृता किसी को थप्पड़ मार सकती है। जब उसने पहली बार अमृता को देखा था तो वह डरी सहमी सी थी, पर अचानक से इतनी कैसे बदल गई, यह सब सोचते हुए वह किसी ख्यालों में खो गया। एक अंधेरे कमरे में लड़की कुर्सी से बंधी गई थी, उसके मुंह पर टेप लगा था। वो बस डरी सहमी सी बैठी थी। उसे देख ऐसा लग रहा कि वह लड़की डर से यही मर ना जाए। डर से वह कांप रही थी। यह कोई और नहीं अमृता थी, जो इस वक्त छोटे बच्चे की तरह डर रही थी। तभी उस कमरे के अपनी दमदार रुतबा लेकर रक्षित अंदर आया। उसके पीछे युग और कुछ बॉडीगार्ड थे। युग रक्षित का पा है, जो हर वक्त उसके साथ रहता है। रक्षित के आने से कमरे में गर्मी और बढ़ गई, ऊपर से गुस्से से लाल हुई आंखें उसकी, जो अच्छे खासे इंसान को डराने के लिए काफी था। रक्षित जैसे ही अंदर आके अमृता के तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। वह हंसते हुए कहता है, मैं यही डर देखना चाहता था, आखिर तुम ही हो मेरे दुश्मन की बहन। अच्छा लगा तुमसे मिलक, अब तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है। इस बार तुम्हारे भाई को एहसास होगा उसने क्या किया है, जिसकी कीमत उसे चुकानी होगी। अपनी बात कह के रक्षित अमृता को देखने लगता है, जिसके आंखें नम हो चुकी थी, पर उसे रक्षित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी रक्षित फिर से कहता है जिस तरह तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी करके उसे धोखा देके भाग, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा और इतना तड़पा आऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। उसने जिस तरीके से कहा था अमृता के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। वही उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके भाई ने इतनी बड़ा कांड किया है। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। उसका तो बचपन से बस एक ही सपना था, लोगों की हेल्प करना, उसकी सेवा करना। लेकिन वह तो ऐसे किसी इंसान के बीच और दोनों लोगों के नफरत के बीच फंस गई है। वही रक्षित ने अमृता को डरी सहमी सी देख के उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह पीछे युग को देखते हुए कहा, इसे कल तक यही भूखे प्यासे रहने दो और कल रेडी करके विला लेकर आना, कल वही शादी होगी। इतना कहक रक्षित वहां से निकल गया और उसकी बात सुनकर अमृता डरी सी बैठी रही। यह सब सोच के रक्षित ध्यान से अमृता को देखते हुए कहता है, कोई एक दिन में कैसे इतना बदल सकता है। कल तक डरी सहमी सी लड़की आज झांसी की रानी बनी है। पर कैसे, ये सवाल रक्षित के मन में आया। वह युग की तरफ देखने लगता है। वही युग की जैसे ही किसी की नजरें महसूस होती है, वह अपना सर तिरछा करके रक्षित को देखता है, जो गहरी नजरों से उसे घूर रहा था। वही युग जैसे उसकी नजरों को समझ में मन में कहता है, मैंने तो सही इंफॉर्मेशन निकाला था, अब ये एंग्री बर्ड बन गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है। कहते हुए वह अपना मासूम सा मुंह बना लेता है। दोनों जहां अपनी ही नजरों के खोते थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें अमृता की आवाज सुनाई पड़ी, ठीक ठीक है, अब चलो, इतनी नोटंकी करने की जरूरत नहीं है, बस आगे से
ध्यान रहना उसने कहा तो हर्ष ने हमें सिर हिला दिया। वही अमृता अंदर के तरफ बढ़ गई। उसे एक नजर देख रक्षित भी उसके साथ चला गया उधर। इसके जाते ही हर्ष ने अपने गालों पर हंथ रख के रोने जैसी शक्ल बना के कहा, सोच था मासूम भोली भली भाभी आएगी मेरे डेविल भाई को काबू करेगी, लेकिन मासूम के चक्कर में खुद डेविल भाभी नहीं गैंगस्टर भाभी मिल रही है। अब तो भगवान जी बचाए इनसे। वह खुद से बड़बड़ा जा रहा, तभी उसके कंधे पर हंथ रख के युग ने कहा, कोई बात नहीं सपना समझ के भूल जा। हर्ष ने उसकी तरफ देख के कहा। हाँ, युग ने कहा। हम इधर अमृता जिसने इन भरी लहंगा पहन रख था, वह ठीक से चल नहीं पा रही थी और झल्ला हुए वह आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके पैर लहंगे में फंस जाता है, जिससे वह संभल नहीं पाती और जैसे ही गिरने को होती है कि तभी कोई आके उसे थाम लेता है। चैप्टर 7 थप्पड़। इधर अमृता जिसने इतना भारी लहंगा पहन रख था, वह ठीक से चल नहीं पा रही थी और झल्ला हुए वह आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से उसके पैर लहंगे में फंस जाता है, जिससे वह संभल नहीं पाती और जैसे ही गिरने को होती है कि तभी कोई आके उसे थाम लेता है। एक पल के लिए अमृता घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह गिरी नहीं है, तो वह गिरे से अपनी एक आंख खोल के देखती है। वह इस वक्त थोड़ा तिरछे होकर खड़ी थी, जिससे उसे सामने कोई दिखाई नहीं दिया। वही जब उसने देखा कि किसी ने उसे पकड़ के रखा है, तो वह अपनी दोनों आंखें खोल के बगल में देखती है, जहां पर एक लड़की जिसने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर रखा था। इस लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे अमृता आंखें फाड़ के देख रही थी, जैसे उसके सामने कोई लड़की नहीं भूत खड़ी हो। वही उस लड़की ने अमृता को ठीक से खड़ा करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? अमृता ने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टक उसे देख रही थी। वही तब तक अंदर हर्ष और युग भी आ गए थे। वही बगल में रक्षित खड़ा होकर अमृता को हैरान देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया अमृता इतनी हैरान क्यों है। भाई, इसे क्या हो गया? यह मेरी बहन को क्यों घूर रही है? कहीं उसने भी तो भाभी नहीं कह दिया? हर्ष ने घेरे से युग के कानों में कहा। युग कहता है, कहा होता तो अब तक झापड़ उसको भी पड़ चुका होता। हर्ष हंसते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर एक बार पड़े और मैं इसे मार खाते हुए देखूं। ये सुन युग उसे घूर के देखता है, जिससे हर्ष अपनी बत्ती सी चमका देता है। ग्रीन। वही अमृता के सामने हर्ष की बहन हर्ष खड़ी थी, जिसे अमृता हैरान होकर देख रही थी। अब तक उसके आंखों में आंसू भी भर आए थे। जब हर्ष ने अमृता को कोई जवाब देते नहीं देखा, तो उसने फिर से कहा, भाभी क्या आप ठीक है? कुछ हुआ है भाभी? सुन। जहां अमृता अपने होश में आए, वही युग और हर्ष एक दूसरे का चेहरा देख हर्षी के तरफ भागे, मानो जैसे अमृता अभी हर्षी को थप्पड़ मरेगी, लेकिन वह उसके पास आते उसे पहले ही सामने का नजारा देख दोनों के कदम रुक गए। वही आंखें और मुंह खोले सामने का नजारा देख के रक्षित के पास जाकर खड़े हो गए। वही दोनों की तरह रक्षित का भी वही हाल था। आई एम सॉरी, अमृता ने हर्षी से कहा। ये काफी धीमे से कहा था, जो हर्षी सुन नहीं पाई। वही अमृता के इस बिहेव से हर्षी कंफ्यूज होकर बस अपने भाई रक्षित को देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, उन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है? वही हर्षी के नजरों का मतलब समझ के रक्षित ने अपना मुंह बिचक दिया, जैसे कहना चाहता हो, मुझे क्या पता इसे क्या हुआ है। भाभी क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा? हर्ष ने अमृता को खुद से अलग करते हुए कहा। वही अमृता ने हर्ष के मुंह से भाभी सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। उसने हर्षी को देखते हुए मन में कहा, तुम बिल्कुल मेरी रोमी की तरह दिख रही हो। शायद उसका चेहरा ही बस मिलता है मेरी तरह। उसका रिब नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार फिर अपनी रोमी को पाके बहुत खुश हूँ। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी रोमी के लिए कुछ करने के लिए। अमृता हर्षी के गालों पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन में सारी बातें कह रही। वही हर्ष ने युग के कानों में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यह अपनी बिछड़ी हुई बहन से मिल रही हो। युग भी हर्ष की तरफ झुक के कहता है, लग तो मुझे भी रहा है। ये सुन हर्ष ने उसकी तरफ देख के कहा। हाँ, उसकी अंदाज में युग ने कहा। रश ने अमृता ऐसे उसे को नहीं। उसने एक बार फिर अमृता की कंधे से पकड़ के कहा, क्या हुआ भाभी? सब ठीक है ना? उसके यूं पूछने पर एक पल के लिए अमृता शांत हो गई और दूसरे ही पल आंखों में आए हुए आंसू को साफ कर उसने अपने पुराने अंदाज में आते हुए कहा, वैसे तुम अच्छी लग रही हो, बस मेकअप कम किया करो और अच्छी लगोगी। उसकी यह बात सुन सभी मुंह फाड़े हर्ष युग
के साथ इस बार हर्षी भी देखने लगी। उसने मन में कहा ये क्या था। वही अमृता ने अंदर जाते हुए घर को देखने लगी जहां पर एक बड़ा सा मंडप बना था और कुछ लोग वही खड़े होकर बस उसे देख रहे थे जो रक्षित के फैमिली वाले थे, पर कोई उसके पास नहीं आया। मैं थोड़ा शॉर्ट में उसकी फैमिली के बारे के बता देती हूँ। रक्षित की मॉम, डैड और उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। वही हर्ष और हर्षी दोनों भाई बहन है। उसकी मम्मी सुरभि सिंघानिया और डैड संस्कार सिंघानिया। जहां रक्षित बिजनेस संभालता है वही संस्कार जी एक आर्मी ऑफ है। रक्षित सरवीजो को अपनी मां का दर्जा देता है। अभी के लिए इतना ही, आगे और बहुत कुछ है जानने को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तभी रक्षित ने आकर कहा अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो चल के मंडप में बैठो। ये सुन अमृता जी घर वालों को देख रही। उसने रक्षित की तरफ देखते हुए कहा तुम किससे कह रहे हो, मुझसे क्या। उसकी बात सुनक रक्षित गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी अमृता ने अपनी मुड़ी टेढ़ी करके कहा अगर मैं शादी करने से मना कर दूं तो उसका यह अंदाज किसी साइको से कम नहीं कहा था। ये बात सुन के रक्षित ने अपने दांत पिसते हुए कहा वैसे तुम यहाँ से भाग नहीं सकती और ना तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस शादी को करने से मना कर पाओ, और अगर तुमने ऐसा किया भी तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी उस फैमिली का वह हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि कल मेरे आदमियों ने बस तुम्हें ट्रेलर दिखाया था। अगर शादी नहीं करनी है तो बता दो, मैं पूरी पिक्चर दिखा सकता हूँ। वह भी अभी यह सुन अचानक से अमृता के अभी के सामने कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अमृता दीदी प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। कुछ बच्चे घर में लगी आग के बीच में खड़े थे। वह रोते हुए चिल्ला रहे थे। वही आग बढ़ती जा रही थी। वही उसके आसपास काफी लोग खड़े थे जो बार बार पेट्रोल उस आग में डाल रहे थे। वही आग में 15 अंडर्स को 20 बच्चे खड़े बुरी तरह रोते हुए बचाने के लिए भीख मांग रहे थे। ये यादते ही अमृता ने गुस्से से रक्षित का कॉल पकड़ लिया और कहा तेरी इतनी हिम्मत कि तू बच्चों के साथ ऐसा करेगा, मैं तेरी तो बीच में। रक्षित ने कहा सोचना भी मत वरना अपनी बात कह के अमृता के गुस्से से जल रहे आंखों में देखने लगा। वही अमृता को अब तक सब कुछ याद आ चुका था। मीन्स रितिका को अमृता के लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। वह कौन है, यहाँ क्यों है और कैसे है। चैप्टर 8 शादी। अब आगे असल में अमृता की मां ने एक आश्रम बनवाया था। अपनी मां के मरने के बाद अमृता अक्सर वहां जाया करती थी। उसके घर पर अमृता के भाई और डैड बहुत ज्यादा रोक टोक करते, इसलिए वो मां की याद के बहाने उस आश्रम में जाकर रहती और कोई कुछ ना कहता। वहां रहना उसे पसंद था। वही जब रक्षित अपनी बहन के मौत का बदला लेने के लिए कहता है तब जाक उसे अमृता के बारे के पता चलता है। इसीलिए अपना बदला लेने के लिए रक्षित अमृता को किडनैप कर ले है। वैसे उसने पहले सोच था कि वह डरा धमाका के शादी के लिए मान जाएगी और वैसा ही हुआ। अमृता मान गई थी, मगर जब उसका भाई रक्षित से लड़के उसे लेने आया तो अमृता को जाने से रोक के लिए रक्षित ने आश्रम के बच्चों को आग के बीच में खड़ा कर दिया, जिससे अमृता डर से शादी के लिए मान गई और इसी सब के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। अमृता और रितिका बच्चों में मायने में कमजोर पड़ जाती है। जहां अमृता का खुदे का आश्रम था वही रितिका एक अनाथ की ही थी। वह जिस आश्रम में रहती थी उसे को हर महीने पैसे भेजा करती और उसे बच्चों से काफी लगाव भी था। कुछ वक्त बाद हॉल में बने मंडप में एक तरफ रक्षित और दूसरी तरफ अमृता बैठे थे। वहीं पूरे हॉल में पंडित के मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ रही। इधर एक तरफ फैमिली खड़ी थी, दो दूसरी तरफ घर के नौकर। वैसे तो सिंघानिया मेंशन में नौकरी की भी काफी इज्जत होती है। इस वक्त रक्षित का हंथ अमृता के हाथों में था। वही पंडित की मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने अक्ष डालते हैं। कुछ देर यूं रस्मों के बाद पंडित जी कहते हैं अब वर वधू फेरों के लिए खड़ी हो जाए। ये सुन रक्षित खड़ा हो जाता है। वह अभी भी अपने बिजनेस सूट में था। उसने कोड़े चेंज नहीं किए। रक्षित खड़ा होकर अमृता को देखता है जो कहीं खोई हुई अभी भी बैठी थी। ये देख उसे काफी तेज गुस्से आया। अमृता की बाजू पकड़ के उसने जोर से उसे खड़ा कर दिया। वही उसके ऐसा करते ही अमृता अपने होश में आए। जैसे ही उसने खुद का हंथ पकड़े रक्षित को देखा, गुस्से से उसने उसका हंथ झटक दिया और कहा मुझे कमजोर समझने के बारे में सोचना भी मत। शादी कर तो रही हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीत गए। रीति अमृता कभी अपने दुश्मनों से हारती नहीं है, बल्कि उन्हें हराने के साथ साथ उनका अस्तित्व मिटा देती है। समझे, मेरे होने वाले पति देव जी मुझसे शादी तो कर रहे हो, लेकिन बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही दिन टर रहो जाओ। अमृता ने अपना हाथ हवा
में हिलाते हुए कहा। वही उसकी बात सुन के रक्षित ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम। बीच में अमृता ने कहा, चलो फेरे के लिए देर हो रही है। फिर उसने पंडित जी को देखते हुए कहा, है ना पंडित, तो जल्दी फेरे होने चाहिए ना। उसकी बात सुनक पंडित जी जल्दी से काफी लंबा अपना सर हिला देते हैं। बेचारे पंडित जी, तुमने उन्हें भी डराने से पहले एक बार नहीं सोचा? देखो कितने मुरझा गई। अमृता ने अपने मुंह अजीब सा बना के कहा। वही रक्षित उसकी बात सुन के वही लाल आंखों से पंडित जी को देखा तो उनका पूरी शरीर पानी पानी हो गया। सया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई ग्रेन। बस इसी तरफ रक्षित के देखने पर पंडित जी पानी पानी हो गए। जल्दी से पंडित जी ने अग्नि के घी डालते हुए कहा, जजमान जल्दी करिए, मुहूर्त का टाइम निकल जा रहा है। बेचारा पंडित उसके अलावा कर भी क्या सकता है खुद को बचाने के लिए? वैसे भी उसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया गया है। वह तो पहले से डरा है, इसीलिए यहाँ से हिलना सही समझा। इनकी बात सुन रक्षित आगे और अमृता पीछे चलने लगी। उधर हर्ष, जो अभी भी अपने गलों को पकड़ के बैठा था, वही युग और हर्षी दोनों पर फूल फेंक रहे थे। इधर बगल में रक्षित के मॉम डैड यानी उसके चाचा चाची खड़े थे, जिन्हें देखकर ही कह रहा था कि दोनों बिल्कुल खुश नहीं है। शादी से कुछ देर देखने के बाद दोनों लोग अपने कमरे में चले गए, जैसे उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि घर में शादी हो रही है या नहीं। इधर 6 फेरा खत्म हो चुका था। लास्ट जो कि अमृता आगे थी, उसने अपने कदम बढ़ते हुए जगा, मैं यह शादी बस अपने बदले के लिए कर रही हूँ। अभी मुझे उसकी जरूरत है जो मिस्टर रक्षित सिंघानिया के पास में है। उसके बिना मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी दूसरी की। अब जब ये शरीर मुझे मिल ही गया तो मैं इसके साथ कैसे गलत होते हुए बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमने शादी तो कर लिया, लेकिन अपने शब्द बीच के ही रोक दिया और इसी के साथ फेरे खत्म हुए। दोनों बैठे। पंडित जी ने सिंदूर पहनाने के लिए कहा। रक्षित ने सिक्के से सिंदूर उठाया और अमृता के मांग में भर दिया। उसके ऐसा करने से अमृता ने अपनी आंखें बंद कर लिया। दीदी, जब आपकी शादी होगी ना तो हम सब आके डांस करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। पर दीदी, आप शादी कब कर रहे हो? एक बच्चे के पूछा। अमृता ने प्यार से उसे अपने गोद में लेते हुए कहा, जब करूंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। ओ अमृता की बात सुन के बच्चा खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। वही अमृता भी उन्हीं के साथ हंसने लगती है। अमृता ने जब आंखें बंद कर लिया तो उसे ये सब याद आने लगा जो रियल अमृता के साथ हुआ था। उसके आंखों के आंसू भर गए। वैसे कुछ भी हो, लेकिन अब दोनों एक दूर से जुड़ गए हैं, एक दूसरे के इमोशन को अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। इसीलिए अमृता की आंखों में आंसू भर गए। पंडित जी ने जो कहा रक्षित ने वही वह किया और कुछ देर में शादी पूरी हो गई। पंडित जी ने दोनों को देखते हुए कहा, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उनकी बात सुन रक्षित ने साइड में देखा, जहां पर उसके चाचा चाची जा चुके थे। जाते हुए रक्षित ने उन्हें नहीं देखा तो उसने मन में कहा, ये दोनों भी ना बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाए हैं। इतना कह के उसने अमृता का हाथ पकड़ और उसे लिविंग एरिया में ले आया। वही अमृता ने गुस्से से एक बार फिर से रक्षित के हाथों को दूर करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि इस बार रक्षित पहले से जान गया था। इसीलिए अपनी पकड़ काफी मजबूत कर दिया। इससे अमृता को काफी दर्द महसूस होने लगा। मेरा हाथ जोरों दर्द कर रहा है, अमृता ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन रक्षित ने नहीं छोड़ा। वही उन दोनों के पास हर्षी और युग भागते हुए पहुंच गए। अमृता ने फिर से जाग, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुन के रक्षित ने अपने दांतों को पिसते हुए अपना चेहरा अमृता के थोड़ा करीब ले गया और कहा, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत गलती से भी मत करना, समझी? यह सुन अमृता ने मन में कहा, अब बहुत हुआ, इसे तो मैं बताती हूँ कि किससे शादी हुई है इसकी। यह कह के अमृता ने एक जोरदार लात रक्षित को मारा, जो सीधा जाकर सोफे पर गिरा। वही बाकी सब आंखें और मुंह खोले देखने लगे, कभी अमृता को देखते तो कभी रक्षित को। चैप्टर 9 इतना शायर ना बनो। ये सुन अमृता ने मन में कहा, अब बहुत हुआ, इसे तो मैं बताती हूँ कि किससे शादी हुई है इसकी। यह कह के अमृता ने एक जोरदार लात रक्षित को मारा, जो सीधा जाके सोफे पर गिरा। वही बाकी सब आंखें और मुंह खोले देखने लगे, कभी अमृता को देखते तो कभी रक्षित को। सामने का नजारा देख के हर्षी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। वह हर्ष ने युग से कहा, भाई आज क्या क्या देखने को मिल रहा है, कहीं हम किसी दूसरे लोग के तो नहीं आ गए ना? युग कहता है, नहीं रे पगले, सही लोक में है, बस लोक के इंसान सही नहीं है। कहते हुए दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर सामने गिरे पड़े रक्षित को देखने लगे। वैसे सामने
का नजारा ही कुछ ऐसा था कि रक्षित सोफे पर ऐसा गिरा जैसे अंगूर के पेड़ पर लटका। लंगूर टेयर्स ऑफ जॉय रक्षित का एक एक हंथ और एक पैर सोफे पर और दूसरे नीचे चेहरे पर। बेहद गुस्सा और आंखें लाल होकर अमृता को देख रही, वही सामने खड़ी अमृता जो दोनों हंथ बांध के खड़ी थी। उसे देखने में लग रहा जैसे उसे रक्षित के गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हाउ डेयर यू, रक्षित ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और गुस्से से खड़ा होकर अमृता के तरफ बढ़कर अपनी एक उंगली उसके तरफ करके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। अमृता ने अपने चेहरे के सामने रक्षित के उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरा हंथ पकड़ने की वैसे ही और सुख करो। सिर्फ लात मारी है वरना क्या, रक्षित ने दांत पीसते हुए कहा। तो अमृता ने अचानक से उसका हंथ पकड़ के उसे घुमा दिया और कहा, वरना वह हाल करूंगी कि यह जो दादागिरी तुमने मेरे ऊपर दिखाया है ना, कुछ देर पहले वह 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, समझे। इन कह के उसने झटके से रक्षित को छोड़ दिया और वह बेचारा मुंह के बल नीचे गिरा, जिसे देख युग और हर्ष देख रहे थे जैसे कोई बिखरी उनके पैरों के पास के गिरा हो। दोनों की आंखों बड़ी हो गई थी। दोनों के सामने तो जैसे कोई घर घर की टीवी सीरियल चल रहे हो जिसमें बहू ने सास को मारा और सास ने बेटे से बताया बेटा गया बहू को मारने, बहू ने मारा बेटा को और घर की इज्जत गई नाली में। यही हाल मचा था। अमृता ने घूरते हुए कहा, अब से मेरे से दूर रहना, शादी करनी थी सो हो गई, लेकिन इसका मजहबी हर बात मानूंगी अपनी बात कह के। जैसे ही अमृता जाने को हुई कि हर्ष ने आगे आकर कहा, ये सब तो ठीक है लेकिन से कैसे कोई मतलब नहीं होगा, आज शादी हुई है भाई आपकी तो पहली सुहागरात है ना। तो फिर उसने गिरे हुए रक्षित के तरफ देख के कहा, वैसे अगर इस वक्त रक्षित के चाचा चाची अपने बेटे का हाल देखते तो बेचारे कोमा में चले जाते। खैर, हर्ष के बातों से अमृता जिसके कदम रुक गए थे उसने जलती निगाहें हर्ष पर डाल के कहा, उसकी पहली है तो क्या मेरी दूसरी है। जो उसकी पहली बता रहे तो बेचारी अमृता को बुरा लग गया। यजॉफ जा हर्ष कहता है, मतलब आपको सुहाग रात माननी है। उसकी बात सुन अमृता सकपका जाती है। वो घबराते हुए कहती, मेरा वह मतलब नहीं था। अपनी बात कह के तेज कदमों से बाहर जाने को हुई कि पीछे से रक्षित ने उसे पकड़ लिया। अमृता कुछ देखती या समझती उसे पहले ही रक्षित ने अमृता का हाथ पकड़ के उसे कंधे पर लटका के हर्ष के तरफ देखे कहा, पहली बार तुम्हें कोई अच्छा काम किया है, अब मैं इसे बताता हूँ मेरी ऊपर हो उठाने का अंजाम क्या होता है। अब मैं बदला लूंगा अपना। इस वक्त उसके फेस कर जंग जीतने की खुशी थी जैसे कोई करोड़ों से ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो आज उसका। यज ऑफ जॉय। इतना कह के वह आगे बढ़ जाता है। वही अमृता उसके पीठ पर मारते हुए कहती गई, छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो। वह जितना चिल्ला रही रक्षित उतना ही इग्नोर करके तेज कदमों से कमरे के तरफ जाने लगा। वह नीचे खड़े तीनों बस मुंह खोले देख रहे थे। तभी हर्ष ने कहा, भाई तो बड़े फास्ट निकले यार। मैं तो भाई की सीधा साधा समझती थी पर आज तो कमाल हो गया उसकी बात पर। बाकी दोनों ने बस अपना सर हिला के सीध से जा रहे रक्षित और अमृता को देखने लगे, जहां अमृता खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी और रक्षित उसे छूटने का एक मौका तक नहीं दे रहा। आखिर रक्षित और अमृता में आदमी औरत का फर्क है तो थोड़ी ताकत रक्षित के अंदर ज्यादा होगी। धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का गेट खुला और रक्षित ने बोरी की तरह अमृता को बेड पर फेंका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हंथ लगने कि मैं तुम्हारा हंथ छोड़ दूंगी, अमृता ने पिलो को रक्षित की तरफ फेंकते हुए कहा। लेकिन रक्षित को एक भी लगा नहीं, वह हर बार बच गया। तभी उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मेरी जंगली बिल्ली इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बीमार पड़ गई तो मजा नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ओ अमृता कहती है, सोच ना भी मत वरना वह होगा जो तुम्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रक्षित उसकी बात सुन के स्माइल के साथ ब्लेज को निकाल के सोफे पर फेंका है और शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा, जगली बिल्ली मैं सोचता तो बिल्कुल नहीं हूँ, बस करता हूँ और आज भी करूंगा वो जो तुम्हें कभी नहीं सोचा होगा। वैसे भी हम अब पति पत्नी है। आज हमारी पहली रात है। मेरा तो पूरा हक है तुम्हारे साथ वो सब करने का। और रक्षित सिंघानिया कभी अपना हक ना दूसरों को देता है और ना छोड़ता है तो तुम भूल ही जाओ कि आज मुझसे बच सकोगी। वैसे भी अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंथ नहीं उठाया होता तो एक बार छोड़ने के बारे में सोच लेता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अपनी बात कहते हुए रक्षित ने शर्ट निकाल के जमीन पर फेंक दिया। वही इस वक्त वो सिर्फ पैंट में अमृता के सामने था। उसका कठला बदन अमृता के सामने था जिसे वह अपना सीना चौड़ा करा और दिखाने की कोशिश कर रहा।
लेकिन उसके उलट अमृता जो उसे देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है वो सूखे हुए आम के गुठली अपना ये बॉडी किसी और को जाकर दिखा। मेरे सामने अपना अन प्रदर्शन मत करो नहीं तो जो ये बॉडी बनी है ना कल तक टूटकर हॉस्पिटल में पड़ा होगा। उसकी बात सुन के रक्षित मन में कहता है इसने मेरे बॉडी को क्या कहा। आम का गुठली इसे पता नहीं है क्या इसे देखने के लिए लड़कियां लाइन के लगी रहती है और मैं खुद उसके सामने हूँ और ये तोड़ने की बात कर रही है। वह अपने ख्यालों के था ही कि उसके चेहरे पर आके एक पिलो लगती है जिससे रक्षित अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठी कस लेता है और कहता है बहुत हुआ अब इसे बताना ही पड़ेगा। इतना कह के वह बेड पर चढ़ जाता है जिसे देख के अमृता पीछे की तरफ खिसकने लगती है तो रक्षित उसके पैर पकड़ के खींच लेता है और अपने नीचे दबा लेता है। उसकी इस हरकत से अमृता की दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। प्यार से नहीं डर से वो आंखें फाड़ के रक्षित को देखने लगती है। तभी रक्षित उसके ऊपर आकर उसके चेहरे के पास कहता है मेरी गैंगस्टर वाइफी ज्यादा फुदक मत करो नहीं तो एक को नाजुक से तुम्हारे अंग है ना अगर कहीं से टूट गए तो मैं पूरी जिंदगी तड़प के रह जाऊंगा क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों को हंथ नहीं लगाता और ना लाऊंगा। अब तो तुमसे शादी हुई है जो भी हो अब तो सारा काम तुमसे ही चलाना पड़ेगा ना इसलिए फिटफट रहो जिससे मेरा काम चलता रहे मैं भी खुश रहूं और तुम भी। रक्षित बाबू इतना शायर ना बनो कि अगली सुबह फूटी आंखों से देखना पड़े टीयर्स ऑफ जॉय चैप्टर 10 सुहागरात 2 अब आगे रक्षित के बोलता चला गया वही खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की अमृता नाकाम कोशिश करने लगी। अमृता ने रक्षित के सीने पर हाथ रख के उसे दूर करते हुए कहा हटो मेरे ऊपर से मैं टूट जाऊं या मरूं तुमसे कोई लेना देना नहीं है समझे। रक्षित अमृता के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कहा ऐसे कैसे मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। तुम मेरी हो और जो चीज मेरी है उसका मतलब भी मुझसे होगा। अमृता अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहती है मेरा हंथ छोड़ो और हटो मेरे ऊपर से। रक्षित कहता है तुम कहोगी और मैं छोड़ दूंगा तो भूल जाओ इस जन्म में ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि अब तुम मेरी हो और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना के रहूंगा। अपनी बात कह के रक्षित ने अमृता के पैरों को और तेज अपने पैरों से दबा दिया और उसके हाथों को बेड के ऊपर कहा लिया। उसके ऐसा करने से अमृता हिल तक नहीं पा रही थी। ये देख के रक्षित के पर तिरछी मुस्कान बिखरा गई। वो अमृता के तरफ देखते हुए कहा अब ठीक है हम सब कुछ शांति से करते हैं बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुन के अमृता ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर तिरछी मुस्कान के साथ कहा शांति से क्यों कुत्तों की तरह करते हैं ना एक दूसरों को नोच खाते हैं ऐसे में और मजा आएगा मेरे इडियट। अब भी ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ तुम्हें मुझे इडियट कहा रक्षित ने अचानक शौकत हुए कहा उसी मुस्का के साथ। अमृता ने कहा हाँ कहा मैंने मेरे इडियट हबी नहीं ये सूट नहीं कर रहा है इडियट पतिदेव ये थोड़ा ठीक ठाक है वैसे कमेंट में आप लोग बताओ क्या होना चाहिए। टीयर्स ऑफ जॉय रक्षित दांत पीसते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे बीच में। अमृता ने कहा अरे यार तुम्हारे पास कोई और डायलॉग नहीं है जो हर बार बस एक ही बोलते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत इसी का रट लगा के रहा है। आप भाई है मेरे में हिम्मत इतना है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी यह जो बटन जैसी आंखें हैं ना फूट जाएगी। रक्षित उसी अंदाज में कहता है तुम्हारी यह जो जुबान है ना कुछ उठा कैची की तरह चल रही है इतना ना बोलो कि मैं इसे काट दूं। फिर कहता है लगता है पहले इसी को बंद करना पड़ेगा मुझे इतना कह के वह अमृता के तरफ झुकने लगता है। अमृता जैसे ही रक्षित को खुद के होठों के करीब आते देखती है उसकी आंखें गुस्से में जलने लगी। वह मन में कहती है बूढ़ा मुझे किस करेगा इसकी तो इतना कहते ही अचानक से अमृता अपने पैर के नाखून रक्षित के पैरों में घुसा देती है जिससे रक्षित हल्के से अपने पैरों को ढीला छोड़ देता है जिसका फायदा उठाकर अमृता पैरों को मोड़ के रक्षित को बैठ के दूसरी साइड फेंक देती है। रक्षित कुछ समझता उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। दरअसल रक्षित को पलटते ही अमृता ने झपकते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए कहा किस करोगे मुझे मेरे होठों को छुओगा तुम्हारी इतनी औकात है मेरे इतने करीब आने की तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू खुद को समझता क्या है कि मेरे करीब आओगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो तुम मुझे डरा धमाका के अपनी मनमानी करोगे। मैं अमृता हूँ जो दूसरी को अपने इशारों पर नाचती है खुद नहीं नाचती फिर कहती है मैं तुम्हारी सुहागरात मनाने का सारा भूत उतरती हूँ अभी बस देखते जाओ। अमृता ने रक्षित के बाद बाल दोनों हाथ से पकड़ रखा था वही उसके हाथों
को पकड़ के रक्षित अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। रक्षित कहता है, पागल औरत, मेरे बाल छोड़ो, अगर मेरे बाल एक भी टूटा ना तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। अमृता कहती है, अबे औरत किसे बोला बे, मैं अभी नादान लड़की हूँ, औरत नहीं बनी हूँ। रक्षित कहता है, नहीं नहीं, तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। अमृता और तेज से खींचते हुए कहती है, मर्द में नाम पर तुम कलंक हो जो मासूमों के साथ जबरदस्ती करता है, बेकार मर्द। रक्षित कहता है, मैं बेकार मर्द हूँ या नहीं, चाहो तो मैं अभी साबित कर देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस टाइप का मर्द हूँ। अमृता बालों को पकड़ के रक्षित को पलट लेती है और उसके ऊपर चादर डाल के उसके ऊपर आके कहती है, बहुत सुन लिया तुम्हारी बकवास, अब तुम अंदर हो घुट के मर जाओ और तुम्हारा सारा मर्दगिरी यही निकल जाएगी। रक्षित कहता है, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली हो। इतना कह के वह और जोर से अमृता को झटक की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर बैठी थी। वैसे भी यह ऋतिका है और ऋतिका ऐसे ही नहीं किसी की लीडर बन के घूम रही थी, और अगर अमृता आज होती तो शायद ही डर के एक कोने में बैठी होती, लेकिन ऋतिका है। काफी देर तक रक्षित उठने की कोशिश करता रहता है। वही जब अमृता को लगा कि अब वह ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती है, वह खुद के छुपने की जगह ढूंढने लगी। तभी रक्षित ने झटके से उठा, जिससे अमृता बैठ के नीचे गई। रक्षित उसे देखता उससे पहले ही अमृता वॉशरूम में घुस के अंदर से गेट लॉक कर लिया। लॉक की आवाज जैसे ही रक्षित के कानों में गई, वह वॉशरूम के तरफ भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गेट खोले, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। रक्षित ने गेट पर हाथ मारते हुए कहा। वही अंदर अमृता अपनी तेज सांसें को काबू करते हुए कहती है, भूल जाओ कि आज ये गेट खुलेगा। फिर मन में कहती है, भगवान किस घर में और किस सौतन के घर में भेज दिया यार, थोड़ी तो अपनी इस नादान बालिका पर रहम तो करते, पर नहीं, यहाँ इस जल्लाद के पास भेज दिया। वह तो अच्छा है सही टाइम पर यहाँ आ गई, अगर इस बार हताती ना तो पक्का वह मुझे नहीं छोड़ने वाला था। हाय मेरी इज्जत बच गई। एज ऑफ जॉय वो खुद से बड़बड़ रही थी। वही रक्षित लगातार गेट पर आना हंत मार रहा, अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं गेट तोड़ दूंगा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर आ जाओ। उसकी बात सुन के एक पल के लिए अमृता घबरा जाती है, अगर सच में वह तोड़ के आ गया तो वह क्या करेगी, यही सोच अमृता खाली बाथटब में जाकर बैठ जाती है और कहती है, अगर तुमने ये किया ना तो इस बार बाल खींचा है, इसके बाद पता नहीं क्या करूंगी। वैसे भी जो भी करूंगी तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए शांति से जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनक रक्षित मन में कहता है, सही है, मेरा क्या जाता है, ये रहे पूरी रात अंदर, कल तक खुद ही दिमाग ठिकाना हो जाएगा पानी में रहने से। एक तिरछी मुस्कान देके रक्षित बेड की तरफ बढ़ा गया, तभी अचानक से उसकी नजर गेट पर पड़ी, जहां से कुछ परछाई आ रही थी। एक पल के लिए रक्षित उसे देखता रहा, फिर धीरे कदमों से जाके जैसे ही गेट खोला, एक धड़ाम की आवाज से 3 लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते कमरे में लुढ़क गए, और फीमेल जिसे देख के रक्षित ने गुस्से से कहा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। सामने गिरे 3 गाड़ा काम बिगाड़ा थे। टीयर्स ऑफ जॉय, हर्ष, हर्षी और युग थे। तीनों अपनी बत्ती सी चमकाए खड़े थे। ग्रीन रक्षित को देखते हुए कहते हैं, हम तो भाभी को देखने आए थे, तीनों ने साथ में कहा, जिसे सुन के रक्षित अपनी आंखें सी कोड़ के कहता है, मैंने आते टाइम क्या जहा था, मेरी सुहाग रात है, मुझे परेशान मत करना, लेकिन तुम तीनों यहाँ तक पहुँच गए। हर्ष अपने बालों को खुजाते हुए कहता है, लेकिन भाई आपने तो बस सुहागरात ही कहा था और कुछ तो नहीं कहा। कहते हुए हर्ष रक्षित को देखने लगा। वही रक्षित को काफी गुस्सा आया, ये लोग एक तो उसके कमरे के बाहर जासूसी कर रहे हैं, ऊपर से उसे ही सावल। रक्षित कुछ कहता उससे पहले ही हर्ष ने फिर से कहा, भाई आपके बाल ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं, और ये बिस्तर ऐसे खराब क्यों है, जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई हुई हो क्या। फिर से भाभी ने आपको मारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। संगीत।